चलिए भाई, मैंने स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पर ऑन कर दी है। सबसे पहले जो हमारे सॉलिड स्टेट में बैक एक्सरसाइजेज वाली प्रॉब्लम है, हम उनको देखेंगे। पहले बैक एक्सरसाइज प्रॉब्लम देखेंगे। हाँ भाई, बैक एक्सरसाइज में बताइए, फिर इंडेक्स पे जाएंगे, फिर और अभी जो क्वेश्चन होंगे उन पे जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ बैक एक्सरसाइज, इसमें कोई प्रॉब्लम हो, किसी को भी कुछ ने भेजी भी थी, बट मैं अभी यही हैंड टू हैंड पूछ ले रहा हूँ। हिमांशु शर्मा या किसी और आपने भी भेजी थी, नंदिनी आपने भी भेजी, बताइए 1 से लेके 26 तक जो क्वेश्चन नहीं हुए बताइए प्लीज। बैक एक्सरसाइज बताइए, बताइए प्लीज बताइए। सर 1.20 का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.20 का सेकंड पार्ट इन्होंने पूछा। 1.20 का सेकंड पार्ट। सर 1.8 का सेकंड पार्ट। 1.8 का सेकंड पार्ट। और बताइए। So 1.22 explain. हाँ, कौन सा 1.22 एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। ठीक, 1.22। हाँ भाई अंशुल गर्ग बोलिए। सर 1.18। 1.18। ठीक, और भी कोई सवाल हो बताएं। हाँ भाई नंदिनी आप बोल रही थी, कोई बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं हो नंदिनी? जित्या आप बताइए, कोई सवाल नहीं हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो? दीक्षा बताइए। यशुवर्धन, युगवार्ष्णे, उत्कर्ष, स्वप्निल। So 1.19। 1.19। और भी जो बच्चे हो बोलिए भाई। ये हम नया चैप्टर भी शुरू कर सकते थे, मगर ये क्लास सोलली डेडिकेटेड है डाउट्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए, कुछ ऐसी और अच्छी अच्छी बातों के लिए, ताकि आप बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए। वही तो मतलब मेन वो है। वरना ऐसे तो लेक्चर देखने आप यूट्यूब पे भी देख लिए, बट उनसे हमें एज कैसे मिलेगी? एज ऐसे ही मिलेगी कि जब हम डेप्थ में घुसे, हम वो बातें भी जाने जो कि नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता है। तो उसी के लिए सर मेहनत कीजिए। बताइए और बताइए प्लीज। So 1.13। 1.13 भी पूछा है इन्होंने। और बताइए। हाँ भाई, खुशी राठौर होमवर्क किया है? यस सर। चलिए, भेजा है आपने। खुशी वाशनी ने भी भेज दिया है। सर 1.2 में भी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कौन सा सर 1.2। 1.2? अच्छा अच्छा, चलिए जो भी हो पूछेंगे, सभी का फायदा होगा। प्रियांशी सिसोदिया, सारे क्वेश्चंस हो गए? किसी में डाउट है बताइए प्रियांशी। नहीं सर। सारे क्वेश्चन हो गए? यस सर। सर एक पूछना था 1.9। चलिए चलिए, अब हम लोग यहाँ पे जो आप लोगों ने सवाल पूछे हैं उनका जरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं देख ले रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं यहाँ पर। ठीक, उसी सीक्वेंस में हम लेंगे। मैं इसको स्नैपशॉट को जरा अलग ले लेता हूँ पहले। सर एक्चुअली सर वो 1.22 नहीं सर 1.18 है सर। तो 1.18 ऑलरेडी वी हैव रिटन, ठीक है, डोंट वरी। किसी और बच्चे ने पूछा हुआ है, टेंशन मत लीजिए। 1.18 किसी और स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, डोंट वरी। चलिए सबसे पहले 1.2 देखते हैं। 1.2 हर सवाल से ही कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक 1.2 इनफैक्ट पहले भी शायद पूछा हुआ था या नहीं, आई डोंट नो, बट अभी डिस्कस करते हैं। ठीक, व्हाट मेक ग्लास अ डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। ठीक, अब देखिए क्या है, देखिए देखिए यहाँ पे दीक्षा आपने पूछा है ना। यस सर। मैम एक तरफ ग्लास है और एक तरफ क्वार्ट्ज है। बहुत ध्यान से देखिए, ग्लास के लिए जो वर्ड अप्रोप्रिएट होगा वो ये होगा कि ग्लास किसका एग्जाम्पल है?
अमॉर्फस सॉलिड का, और क्वार्ट्ज किसका एग्जाम्पल है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, अब आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। Under what conditions could quartz be converted into glass? हाँ, तो कौन सी ऐसी परिस्थिति आएगी कि क्वार्ट्ज ग्लास में कन्वर्ट हो जाए? देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड को पहले आप हीट करिए, हीट करने के बाद उसका पहले स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करिए, उसके सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए, फिर उसको रैपिडली कूल कर दीजिए, रैपिड, ताकि उसको परफेक्ट एडजस्टमेंट का टाइम नहीं मिले। तो आप इसको हीट कीजिए, पहले तो हीट कीजिए, और हीट करने के बाद रैपिड कूलिंग कर दीजिए, एकदम से ठंडा कर दिए, रैपिड कूलिंग कर दिए, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लास। बात समझ में आ रही है? यस सर। और अगर मैं उल्टा पूछते, ग्लास को क्वार्ट्ज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते? बताइए दीक्षा, अगर पूछते कि ग्लास को क्वार्ट्ज में कन्वर्ट करना है तो क्या करते? बताइए सर। पहले उसे हीट करते फिर से स्लोली कूल करते। हाँ, वेरी गुड आंसर। अगर आप ग्रेजुअल कूलिंग करते हैं तो फिर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है? यस सर। चलिए, 1.2 समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट, अब 1.8 का सेकंड पार्ट पूछा हुआ है। फेस सेंटर टेट्रागोनल। सर टेट्रागोनल होता क्या है? पहले तो जरा लैटिस पैरामीटर्स बताइए। व्हाट डू मीन बाय टेट्रागोनल एंड व्हाट आर द लैटिस पैरामीटर्स फॉर टेट्रागोनल? राजन महौर, टेट्रागोनल यूनिट सेल के लैटिस पैरामीटर बताइए, बताइए। राजन कुछ पूछ रहे हैं? स्वप्निल जैन आप बताइए, टेट्रागोनल के लैटिस पैरामीटर बताइए। Sir, A equals to B is not equal to C and alpha, beta, gamma equals to 90 degree. हाँ, वेरी गुड। GOC से बताया हुआ है, गो सी, गो सी ऐसे करके बताया हुआ है, तो उसी से ही याद रखिए सर, उसी से। A is equal to B not equal to C, अल्फा is equal to बीटा is equal to गामा is equal to 90 डिग्री। याद हो गए स्वप्निल जैन? सब याद हो गए? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट मंथ लॉकडाउन खुल जाएगा, होपफुली केसेस अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं काफी ज्यादा, तो फिर तब मैं आमने सामने पूछूंगा सबसे। बट एनीवेज, ये फेस सेंटर टेट्रागोनल की बात चल रही है, लैटिस पॉइंट्स पूछे तो सर कोई बात नहीं, जब फेस सेंटर है तो बस ठीक है। क्यूबिक मतलब एग्जैक्ट कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है, मगर है तो वही। अब फेस सेंटर पूछा है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो ये हो गए। 8 होने के बाद में फिर ये देखिए एक फेस सेंटर पूछा, 1 2 3 4 5 6, तो 8 तो ये ब्लू वाले हो गए, ऐसे कॉर्नर वाले हो गए, ये तो 8 हो गए, और ऐसे फेस सेंटर वाले जैसे करके बनाए हुए ये 6 हो गए। तो बताइए लैटिस पॉइंट्स पूछा है कि भाई एक यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे? 14। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14। और अगर एक्सक्लूसिव पूछा है कि भाई जो है वो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो वो तो 4 होंगे, जो हमको पता है। तो पॉइंट्स तो 14 होंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 होंगे। ठीक है? तो ये बता दीजिए इफेक्टिव वाले 4 कैसे होंगे? क्या चीज? तो इफेक्टिव वाले 4 सर इफेक्टिव वाले 4, ये तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के जो 8 कॉर्नर वाले हैं उनका 1/8 शेयरिंग हो रही होगी, और जो 6 फेसेस वाले उनकी आधी शेयरिंग हो रही होगी। ओके सर, ओके सर। 4 हो गया सर। ठीक है जी सर। सर जी मैम बताइए। हमने जो टेबल पढ़ी थी उसमें हमने ये लिखा था कि टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के सिर्फ 2 इम्प्रोवाइज्ड लैटिसेस होते हैं, एक तो प्रिमिटिव और एक बॉडी सेंटर्ड। तो सर इसमें फेस सेंटर्ड कैसे हुआ? देखिए ये यहाँ पर जो है वो हम जो बात कर रहे थे वो नेचुरल सिस्टम की बात कर रहे थे कि
जब बार बार रिपीट करके क्रिस्टल सिस्टम बनाएंगे तो कैसा बनेगा। ये हमसे यहाँ ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर एक सिंगल यूनिट सेल लिया, हम रिपीट नहीं कर रहे हैं उसको, एक सिंगल यूनिट सेल लिया है जो कि फेस सेंटर टेट्रागोनल है, तो वो कितने होंगे। हाँ, हम जो कहना चाह रहे हैं, देखिए जो हम एग्जाम्पल भी देते हैं और बार बार जिसके बारे में बात करते हैं, वो हम ये बोल रहे होते हैं कि भाई अगर कोई आप अजीब सा ऑड टाइप की फिगर बनाएंगे तो वो उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसको आप रिपीट नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं कि हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, हम बस एक यूनिट सेल ले रहे हैं। अब एक यूनिट सेल ले रहे हैं तो बस उसके पैरामीटर बता दो, ये बार बार उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसी बात बोल रहे हैं। क्योंकि टेट्रागोनल में हमें भी मालूम है कि कैसे किस टाइप के यूनिट सेल प्रेजेंट है, वैसे ही होंगे, और उसमें फेस सेंटर नहीं होता है। अगर फेस सेंटर नहीं होता है टेट्रागोनल के अंदर, फेस सेंटर टाइप का यूनिट सेल प्रेजेंट नहीं है, तो वो फिर यहां पर भी नहीं आना चाहिए। अगर प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर है तो वो यहाँ पर भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर भी वो एफसीसी नहीं होना चाहिए। बट ये कह रहे हैं कि अगर टेट्रागोनल में कोई एफसीसी हो तो उसके अंदर लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर होता ही है, ये तो नेचुरली अकरिंग प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर होता ही है, यहाँ पर तो है नहीं, मगर वो कह रहे हैं अगर होता तो उसमें कितने लैटिस पॉइंट्स होते। तो यहाँ पर उनका मेन एम्फेसिस एक्चुअली में फेस सेंटर है, ना कि टेट्रागोनल। ठीक है सर, इसमें 9th वाले का सर सेकंड पार्ट बता दीजिए। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। ये सब देखिए बहुत एक्चुअली में प्रॉब्लम यही रहती है कि मैं बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ, मैं खुद भी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मगर तब भी मैं सच बात बोल रहा हूँ। ज्यादातर बच्चों के साथ में प्रॉब्लम ये है कि वो खुद पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो कोचिंग के पीछे भाग रहे हैं, ठीक, मगर अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस ट्रेंड। मेन सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जो कि खुद की पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो। ठीक, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ठीक है, अगर आपके टीचर ऑनेस्टली आपको गाइड कर रहे हैं, जिनका नंबर्स भी कम है, जिनका नंबर्स भी कम है, मुझे भी जो है वो क्या कहते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्या, ताकि मैं उस कैटेगरी में रहूं कि आपको ऑनेस्टली गाइड कर सकूं। बट अगर ऑनेस्ट गाइडेंस दे रहे हैं आपको टीचर तो ठीक है, बट तब भी आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बनिए। सबसे ज्यादा जरूरी है खुद की मेहनत, खुद की पढ़ाई। हम जैसे कि मैं कई बार क्लास में बोल चुका हूँ, यहाँ पर भी बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, लिटरली ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, द लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड आल्सो। 5% से ज्यादा का हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है आपकी सक्सेस में, फेलियर में भी नहीं होने वाला है, उसके लिए भी आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, बट सक्सेस के लिए भी 5% भी मैंने अपना वो बढ़ा के बोल दिया। रियलिटी में तो शायद 1% ही हो, यानी सक्सेस फेलियर वो आपके हाथ में है। मेन हमारा रोल गाइडेंस का है। सब कुछ बता भी देंगे कैसे करना है, तब भी करना तो अल्टीमेटली आपको है। मैं आपकी जगह नहीं पढ़ सकता, आपकी जगह में मेहनत नहीं कर सकता हूँ, मेहनत आपको ही करनी है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले जो है वो क्या कहते हैं कि हम ब्रिटल वर्ड का मतलब समझते हैं। इट्स एन इंग्लिश वर्ड ब्रिटल। ब्रिटल किसको बोलते हैं हम, तो जो है वो ब्रिटल वर्ड का वो पहले आप बताइए। हाँ भाई प्रियांशी, आपने ये सवाल उठाया तो पहले तो ब्रिटल वर्ड को एक्सप्लेन कीजिए। सर, पीसेस में ब्रेक हो जाना। हाँ, एकदम से जब एकदम से स्ट्रेस पड़े ना, तो जो है वो क्या कहते हैं कि पीसेस में ब्रेक हो जाए। जैसे ग्लास को आप ऊपर से तोड़ेंगी, ऊपर से फेंकेंगी तो वो एकदम चकनाचूर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? सर, हाँ, आपने तोड़ा है कभी, ग्लास तोड़ा है? यस सर। चलिए, जानबूझ के तोड़ा है या गलती से तोड़ा है? सर, गलती से। अच्छा, चलिए आज जानबूझ के भी तोड़ लीजिएगा एक ग्लास। ठीक, बट इसका मतलब ये नहीं कि ग्लास आयनिक सॉलिड है। ब्रिटल का मतलब समझते हैं पहले, टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। अ सब्सटेंस इज ब्रिटल। एक एक वर्ड जो मैं कहना चाह रहा था वो ये,
एक एक वर्ड एनसीईआरटी का ध्यान देके पढ़िए, कोई और चीज उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है जितनी एनसीईआरटी। जो हमने बुक दी है उससे अच्छी कोई किताब नहीं है करने के लिए, मगर उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है। बट एग्जाम में किसको फायदा मिलेगा? नीट में, जेई मेन में, जेई एडवांस में किसे फायदा मिलेगा? जिसको एनसीईआरटी की बातें पढ़ी हुई होंगी और प्रैक्टिस होंगी और याद होंगी। A substance is brittle when it is liable to break। टेक्निकल वर्ड है इसके लिए, फ्रैक्चर, टूट जाए, चकनाचूर हो जाए। अंडर स्ट्रेस। rather than deform और बेंड। यानी कि आप बहुत ध्यान से देखिए, अब जैसे मान लीजिए प्रियांशी से पूछ रहा हूं, भाई सबने देखा है कि शीशे का ग्लास ले, वो आप ऊपर से थोड़ी सी जरा सा अपनी हाइट से, मान लिया अपने सर के लेवल से आप उसको एकदम छोड़ेंगे, वो जमीन पे गिरेगा और एकदम छन से पूरा टुकड़ों टुकड़ों में हो जाएगा। बट वही अगर मैं प्लास्टिक का ग्लास लूं, तो मैं जब ऊपर से उसको छोड़ूंगा तो गिरेगा, तो आवाज तो आएगी मगर वो टुकड़ों में ब्रेक नहीं होगा। ये चीज, ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, सबने देखी होगी या नहीं, बताइए। Yes, sir. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यार शीशे का ग्लास जो है वो तो ऊपर से एकदम छोड़ने पे एकदम ब्रेक कर जा रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में इतने सारे टुकड़े हो जाते हैं कि लोग एकदम से कहते हैं अरे अरे रुक जाओ, पहले झाड़ू से साफ करने दो, वरना पैर में लग जाएगा कांच और हाथ में लग जाएगा और चोट लग जाएगी, इंजरी हो जाएगी, पहले उसको क्लीन करने दो, देखो वहां शीशा टूटा हुआ है, उधर मत जाना, वरना जो है वो बहुत जो है वो प्रॉब्लम हो जाती। शीशा टूटने में इतना नहीं डरते जितना जब लोग उसके बाद में डरते हैं कि अरे शीशा टूटने से उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, अब वहां जाओगे तो पैर वैर में चुभ जाएगा, हाथ में चुभ जाएगा, ब्लड निकलने लगेगा, ये सब होने लग जाएगा, पहले साफ करने दो। तो शीशा तो इतना टुकड़ों में ब्रेक कर गया, मगर प्लास्टिक का अगर हमने कप ऊपर से उछाल लें वो तो नहीं टूट रहा, स्टील का कप हम ऊपर से नीचे गिरता रहता है वो तो नहीं टूट रहा। तो वो क्योंकि जब उस पे एकदम से फोर्स लगती है तो वो थोड़ी देर के लिए डिफॉर्म हो जाता है या अपने इंटरमोलिकुलर लेवल पर जरा बेंड कर लेता है, और बेंड करने के बाद में वो उस फोर्स को, स्ट्रेस को पास ऑन कर देता है और वापस से ओरिजिनल शेप ऑब्टेन कर लेता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सर डिफॉर्म मतलब? डिफॉर्म का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा अपना जो शेप में लचीलापन रहता है वो थोड़ा सा अपना शेप को जो है वो चेंज लेकर आता है, कि वो जो फोर्स है वो आगे पास ऑन हो जाए और फिर वापस से वही ओरिजिनल शेप ले आता है। ये है डिफॉर्म होने का मतलब, कि थोड़ा सा शेप में चेंज लेकर आता है कि भाई इतने अकड़ के नहीं चलो कि एकदम उखाड़ दिए जाओ, तो थोड़ा सा अपने अंदर लचीलापन लेकर आता है, शेप को एडजस्ट करता है और फिर वापस से ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है। बट आयनिक सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल है कि आप नमक का कोई बहुत बड़ा सा क्रिस्टल लेकर आए, ये नहीं जो हम घर में नमक खा रहे हैं तो ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे पीसेस में टूटा हुआ है। आप मान लीजिए ग्रोसरी स्टोर पुराने टाइप के होते हैं, उनसे कहिए हाँ भाई जरा वो सेंधा नमक दे दीजिए, ये लाहौरी नमक दे दीजिए, काला नमक दे दीजिए और बड़ा सा उसका क्रिस्टल दीजिए, तो वो बड़ा सा क्रिस्टल इतना बड़े साइज का होगा, काफी बड़ा सा, छोटे छोटे वो नहीं, काफी बड़ा सा नमक का यूं क्रिस्टल आएगा। उसको आप ऊपर से उछाल के, वो आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है, मगर आप नमक के क्रिस्टल को ऊपर से उछाल के छोड़ेंगे, एकदम फ्लोर पे गिरेगा और वो भी ग्लास की तरह एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा छोटे छोटे पीसेस में। ऑल्दो वो नुकसान नहीं करेगा, ग्लास तो ये कि पैर वैर में चुभ जाता है, वो नमक ऐसा काम नहीं करेगा। मगर आयनिक सॉलिड भी एकदम ब्रिटल होते हैं, वो टुकड़ों में एकदम टूट जाते हैं। क्यों? उसका रीजन क्या है कि इन आयनिक सॉलिड्स intermolecular forces are very strong. And
charges are held at fixed position, तो वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, एकदम से उनको फोर्स लगती है, अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है, तो वो अट्रैक्शन जो है वो क्या कहते हैं कि आप ये समझ लीजिए उस फोर्स को कहीं पास ऑन नहीं कर पाते हैं, और वो एकदम से आप ये समझ लिया आयनिक सॉलिड अंदर से ही डिस्टेबलाइज होके वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर जाता है। दूसरे सॉलिड तो ये है कि वो जो फोर्स उन पे लगी है उसको पास ऑन करके वो आगे ले जाते हैं, बट आयनिक सॉलिड की स्पेशल बात है कि वो इतने रिजिड होते हैं कि वो टूट ही जाते हैं, वो टूट ही जाते हैं, वो आपके ये समझ लीजिए कि वो अपनी पोजीशन से हिलने को तैयार नहीं है, तो जब हिलने को तैयार नहीं है तो वो फोर्स फिर आपको ब्रेक करके ही मानेगी छोटे टुकड़ों में, बट अगर आप फोर्स को रास्ता दे देते आगे जाने का तो वो पास ऑन कर जाती, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये रीजन है। पहले तो ब्रिटल शब्द का मतलब समझिए, तो यही कहा गया आयनिक के बारे में कि यार आप हार्ड तो बहुत थे, मगर फिर आप इतनी आसानी से चकनाचूर क्यों हो गए, छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों ब्रेक कर गए? तो उसका मेन रीजन यही है कि भाई वी आर हेल्ड एट फिक्स पोजीशन, हम जो जरा अपने अंदर डिफॉर्मिटी या बेंड वेंड नहीं कर पाए, तो उस फोर्स ने हमको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। बात समझ में आई? बताइए भाई प्रियांशी, समझ में आया? यस सर। नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन करिए। कर लिया। चलिए बाकी लोग भी नोट डाउन कर लें, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन इन आवर बुक। लिख लिया भाई, आगे बढ़े। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 1.25 दोबारा समझा दीजिएगा। If NaCl is doped with 10⁻³ मोल% ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, देखिए मोल% का मतलब क्या है पहले तो ये समझिए, यानी कि 10 की, अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भाई 50%, तो 50% का मतलब होता है 50/100 इंटू दैट क्वांटिटी जिसकी परसेंटेज निकाली गई है। ये इस बात से एग्री करती है? यस सर। अब 10⁻³ मोल% जो लिखा हुआ है, 10⁻³ जो मोल% लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 10⁻³ इंटू मोल का मतलब Na, एवोगैड्रो नंबर, यानी 10⁻5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर 1 मोल को हम ये मान लें कि 1 मोल, अब ये देखिए ये कितना हो गया, 6.022 इंटू 10⁻18। ये मैंने कितने डाल दिए हैं, ये क्या डाल दिए हैं, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, इतने स्ट्रोंशियम क्लोराइड लिए हैं इन 1 मोल NaCl, क्योंकि 1 मोल में इतने % डाले थे ना, यानी इतने स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाली है। बात समझ में आ रही है? पहले इतनी बात समझ में आई है नहीं? यस सर। अब अगर ये हो गया, ये लिख लिया है, तो अब आप देखिए कि भाई 6.022 इंटू 10⁻18 स्ट्रोंशियम क्लोराइड इतने ले लिए, तो अब यानी स्ट्रोंशियम क्लोराइड तो ये होता है Sr+2 2 टाइम Cl-, तो एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड डालने पे एक वैकेंसी क्रिएट होती थी, याद करिए। यस सर। तो अब इतने डालने पे फिर कितनी वैकेंसी क्रिएट होगी? इतनी ही क्रिएट होंगी। यस सर।
भाई यही हमारा आंसर है। ओके सर। बात समझ में आई? यस सर। नहीं आई? नहीं सर, अब आ गई। चलिए अब आ गई, बहुत अच्छी बात। चलिए भाई अभी देखते हैं, और जो मैं सवाल देख रहा हूं 1.20 का सेकंड पार्ट। ये देखिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये तो पहले ही लिखा हुआ है, गैलियम, सर इंडियम। हो गया था ये बोरॉन फिर ये किसका है सर? ग्रुप 13, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये फिर क्या बनेगा सर? पी टाइप। पी टाइप। ठीक, फिर 1.22 भी पूछा गया है। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है बैंड थ्योरी के आधार पर? बैंड थ्योरी के आधार पर, बैंड थ्योरी के, हाँ भाई जित्या बताइए। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, बैंड थ्योरी के बेसिस पे मैम बताइए। जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में वो दोनों ओवरलैप करते हैं तो वो कंडक्टर होता है, और जब बहुत ज़्यादा गैप होता है तो इंसुलेटर, क्योंकि अगर कंडक्शन के लिए वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड में जाना ज़रूरी है। तो अगर वो ओवरलैप करेंगे तो इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो कंडक्ट कर लेगा, तो वो कंडक्टर है। लेकिन बहुत ज़्यादा गैप होता है तो वो पास ऑन नहीं कर पाता, तो इसलिए कंडक्शन हो नहीं पाता इंसुलेटर। वेरी गुड, वेरी गुड। और सेकंड पार्ट अगर मैम कंडक्टर और सेमीकंडक्टर पूछे तो? सर कंडक्टर में तो ओवरलैप करते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर में बहुत कम गैप होता है, तो इसलिए एट एक्सटेंट कुछ इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाते हैं, तो कुछ कंडक्शन कर लेता है सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर के बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है मगर कंडक्टर की कंडक्टिविटी घटती है। ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में। ठीक है? ओके सर। हाँ, ये याद रखनी है बात, सब लोग भूल जाते हैं। तो सर ये वाला पॉइंट भी हमें बैंड थ्योरी में लिखना है? नहीं, ये बैंड थ्योरी का पॉइंट नहीं है, बट ये अदरवाइज पॉइंट है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर आपने पढ़ा होगा रेजिस्टिविटी बढ़ती है ना सर टेम्परेचर के बढ़ाने पे। जी सर। तो अब जब रेजिस्टिविटी बढ़ रही है यानी कंडक्टिविटी कम हो रही है, कंडक्टिविटी कम हो रही है मगर कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए तो बढ़ती है। इट हैज नथिंग टू डू विद बैंड थ्योरी, बट लगे हाथों बात बता रहा हूँ कि याद रखना है। ठीक है? ओके सर। चलिए सर सेमीकंडक्टर का एक एग्जांपल बता दीजिए। सर सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब एग्जांपल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के। ठीक, मोबाइल की हमारी जो चिप रहती है अंदर, आप मोबाइल कभी खराब होगा खोलेंगे, या सब छोड़िए सर, जो सिम कार्ड रहता है हमारा, वो किसका बना हुआ रहता है बताइए? वो चिप जो रहती है जिसको हम सिम बोलते हैं, ठीक, वो आपके वो चिप किसकी बनी हुई रहती है आपको मालूम है? कॉपर की लगती है। जो बेस रहता है वो सिलिकॉन का ही रहता है। ओके सर। वन 1.13 पूछा गया है, नायोबियम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी। तो बीसीसी में क्रिस्टलाइज कर रहा है, तो बताइए जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 2। डेंसिटी दे रखी है, फिर कहा है कि रेडियस बताइए नायोबियम का, एटॉमिक मास इतना है। तो सर पहले ए निकाल लीजिएगा, फिर बीसीसी है तो आपको आर और ए में रिलेशन मालूम है कि √3a = 4r। तो पहले ए निकाल लीजिएगा फिर आर निकल के आ जाएगा।
पहले ए निकालिएगा फिर आर निकल के आ जाएगा, तो ऐसे ही करना होगा, और कैसे करेंगे। तो यही यही मेथोडोलॉजी है करने की। पहले जो है वो डेंसिटी वाले फॉर्मूले में रखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड एम अपॉन एन इंटू 1 अपॉन ए क्यूब। तो आपको ये पता है, आपको ये पता है, आपको ये पता है, तो सबसे पहले ए निकालिए, कैलकुलेट ए, एन ए भी पता है, वैकेटो नंबर, फिर ए और आर के बीच में ये रिलेशन है क्योंकि बीसीसी है, तो यहां से फिर आर निकाल लीजिए। बात समझ में आई या नहीं? बताइए भाई, समझ में आया या नहीं? यस सर। चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चन अब एक आध कुछ और बताइए भाई, एनसीईआरटी वाले बताइए, अब हो गए अभी या कुछ रह गए एनसीईआरटी वन? So 1.18. 1.18, ये तो मैम वही वाला है, देखिए अभी बताइए, कॉपर इज टू ऑक्सीजन का रेशियो स्लाइटली लेस देन 2:1 है। लेस देन 2:1 क्यों? क्योंकि मैम ये वाला फॉर्मूला तो जो है वो कॉपर इज टू ऑक्सीजन, यानी कॉपर हो और ऑक्सीजन हो 2:1 के रेशियो में, ये तो मैम तब लागू है ना, तब लागू है कि जब सारे के कॉपर किसमें हो, +1 वाले, और ऑक्सीजन किसमें हो, बताइए दीक्षा। So -2. -2, मगर फिर से वही हरकत हो गई, कुछ कॉपर कौन से वाले आ गए, +2. तो फिर +2 वाले आने की वजह से उन्होंने क्या क्रिएट कर दी, Vacancies. और ये एक प्रकार का क्या हो गया, बताइए क्या हो गया। So Schottky defect हो जाएगा. मैम शॉर्ट की नहीं, ये पढ़िए देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको बातें याद रखनी। शॉर्ट की में तो कटायन अनायन दोनों भाग रहे होते थे मैम, क्या बात कर रही हैं आप, शॉर्ट की कहां से हो गया ये क्या हो गया बताइए। Metal deficiency defect. मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट अभी पिछली क्लास में ही पढ़ा था। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में वैकेंसीज है, तो एक तरीके से ये फिर इसकी तरह बिहेव करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह। पी टाइप क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज का मूवमेंट हो रहा है, यानी ये फिर किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की तरह। बात समझ में आई? Yes sir. चलिए भाई, और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज बताइए, और कोई डाउट, बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी, एनी अदर डाउट? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, करिए। In a primitive unit cell of calcium ion, an unknown metal atomic weight 48 ion is present at center of cube.
oxide ions are present in some other lattice points. Edge length of Q is 500 picometer and density is equal to 1.81 gram per cubic centimeter. Find oxidation state of the metal ion. ये रहा हमारा पूरा सवाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और क्वेश्चन तो मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, उसको करने की कोशिश की। कॉपी में भी लिख लीजिए, अच्छा सवाल रहेगा। अगर अभी लंबा लग रहा है, बाद में लिखने का मन हो तो अभी इमीडिएटली व्हाट्सएप पहुंच रहा है आपके पास। करिए भाई, करिए करिए, वेरी गुड क्वेश्चन, आई वुड से करने की कोशिश कीजिए। हाँ भाई, सवाल सवाल पढ़ रहे हैं आप लोग? सवाल पढ़ रहे हैं, बताइए। यस सर। चलिए करिए, फिर करिए करिए। सर जो डेंसिटी है वो 1.81 है। जी जी बिल्कुल।
भाई कुछ सोच रहे हैं क्या अप्रोच रहेगी, कैसे करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। कैसे करेंगे? हाँ भाई अंशुल गर्ग बताइए। सर शुरुआत करते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल, व्हाट डू मीन बाय प्रिमिटिव यूनिट सेल, बताइए। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए जो मतलब आठों के आठों कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा कैल्शियम आयन। हाँ, प्रिमिटिव का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक तो आठों कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, तो यानी कैल्शियम आयन, कैल्शियम +2 आयन कितने हो गए फिर? 1। वेरी गुड, 1। और जो अननोन मेटल है, हमें नहीं मालूम कि उस पे चार्ज कितना है। मान लीजिए कि चार्ज मान लेते कि यार +x का चार्ज है, वो अननोन मेटल कितने? 1। सेंटर क्योंकि उसका पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन है, तो 1 है, अननोन मेटल 1 है। ठीक। अब ये बताइए कि एक बात जो कि हमने बार बार कही हुई थी किसी भी डिफेक्ट में, किसी भी यूनिट सेल के लिए, जो कि कभी वायलेट नहीं होनी है, वो कौन सी बात है बताइए, कौन सी बात है वो? चार्ज न्यूट्रलिटी। चार्ज न्यूट्रलिटी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, चार्ज न्यूट्रलिटी। अब इतना बड़ा तो मैंने हिंट दिया। आप बताइए एक कैल्शियम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? +2। एक मेटल M है और उस पे चार्ज +x है, तो और पॉजिटिव, क्योंकि मेटल में तो पॉजिटिव चार्ज ही होता है, तो और पॉजिटिव कितना हो गया? +x। तो यानी कि ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो मैग्नीट्यूड वाइज इतना ही क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज है ना? जी सर। मतलब क्योंकि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो बराबर होना चाहिए टोटल नेगेटिव चार्ज के। नेगेटिव चार्ज के। अब इतनी हिंट दे दी मैंने, अब करिए, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि आपके कितने ऑक्साइड आयन है। वो डिसाइड करेगा कि आपके कितने ऑक्साइड आयन है। हाँ भाई प्रियांशी, कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर आ रही है। तो फिर आंसर क्यों नहीं आया अभी तक? आंसर बताइए जल्दी। सर हम डेंसिटी को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंडिविजुअली सबकी डेंसिटी, मतलब Z। नहीं नहीं नहीं, इंडिविजुअली डेंसिटी नहीं, इंडिविजुअली सबका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वही है डेंसिटी। भाई यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होगी? जितना उसके अंदर मास है डिवाइडेड बाय उसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम तो मैम आपको पता ही है। यस सर। मास पता चल लग जाएगा यहाँ से, और डेंसिटी पता है तो मास से आपको फिर डेटा मिल जाएगा। करिए 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 करिए। हाँ भाई जितना समझ में आ रहा है क्वेश्चन या नहीं? बताइए बताइए, जितना समझ में आ रहा है या नहीं? यस। तो आंसर तो आया नहीं अभी तक। यश चौधरी आंसर बताइए। सर 14 आ रहा है सर पॉजिटिव चार्ज। 14 तो बहुत ज्यादा है भाई, 14 तो बहुत ज्यादा है। सर Z जो है 11.3 आ रहा है सर। Z देखिए, अब आप समझने की कोशिश कीजिए। एक चीज को आप एक बार ही तो लेंगे ना, एक चीज को आप एक बार ही लेंगे। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। 2 + x, ये बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। ठीक, तो अब आप मान लीजिए कि लेट नंबर ऑफ O-2 आयंस बी y। हम मान लेते हैं कि O-2 आयंस टोटल कितने हैं? y है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? तो आप Yes, ये sir. इक्वेशन देखिए,
2 + x जो है वो 2 × y के बराबर होंगे। ये इक्वेशन समझते हैं आप? इस इक्वेशन से एग्री करते हैं? यस सर। मुझे भी समझा दिए कैसे करते हैं एग्री, मुझे तो नहीं आया समझ में। सर वो सर इधर -2y आ जाएगा तो सर चार्ज न्यूट्रलिटी से 0 हो जाएगा ना। हाँ हाँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इतना ही होना चाहिए, बस वैल्यू में 2 + x जो है और वो -2y, उनका सम सब 0 होना चाहिए। तो इस वाली चीज से आप एग्री करते हैं? यस सर। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब एक कैल्शियम था सर, चार्ज न्यूट्रलिटी का तो सेटअप बिठा दिया, यानी कि हमको पता चल गया कैल्शियम +2 1 है, हमें पता चल गया m + x वाला जो चार्ज का है वो 1 है, और हमें ये भी पता चल गया भाई साहब कि O-2 वाले कितने हैं? O-2 वाले कितने एटम है बताइए? वाई है सर। वाई है। तो एक कैल्शियम का मास कितना होता है सर 40 और M+ का मास कितना होता है? 48 दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है सर? 32 हो जाएगा। अरे भैया क्या बात कर दी यार, 32 कहाँ से हो जाएगा? एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16। 32 कहाँ से आ गया? तभी तो एंशिएंट आंसर आ रहा है 16। तो वाई का कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा? अबे 32 O2 का होता है यार, कैसी बात कर रहे हो? O2 में और O-2 में डिफरेंस नहीं पता? सर 104 हो जाएगा सर। 104 तो अभी होगा भी नहीं सर, साथ में y मल्टीप्लाइड है, कैसी बात कर रहे हैं? 40 + 48 + 16y, ये हो गया मास। अब ये कितना हो गया बताइए? सर 88 + 16y। हाँ, ये मास हो गया। अब ये देखिए इसमें, अब बॉस अब आप कह रहे हैं कि z क्या लेंगे? सर z वहां लेते हैं कि जहां हमें इंडिविजुअली ले रहे होते हैं कि मास तो एक का लिया है मल्टीप्लाइड बाय ऐसे कितने आइटम है, बट यहाँ पे तो सर वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है ना, तो यहाँ तो z की जरूरत ही नहीं है, वो z के प्रभाव को हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये तो मास हो गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है? इतना जरूर है कि मैंने ग्राम एटॉमिक मास लिया है, तो अब मैं जैसे फॉर्मूला लगाऊंगा, डेंसिटी बराबर लेट अस से z × m/Na, क्योंकि तो 1 मोल का मास होता है, × 1/A³। अब z को हमको, z के इफेक्ट को हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हमको सिर्फ बस m की बात करनी है। 1 मोल का मास लिया हुआ है, 88 + 16 × y अपॉन Na की जगह लिख दिया 6.022 × 10⁻23 × 1/A³। डेंसिटी कितनी, साइड कितनी, लेंथ कितनी दे रखी है भाई? 500 पिकोमीटर, तो उसको सेंटीमीटर क्यूब में लेकर आना है, तो 5 × 10⁻, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में किया 10⁻−10, 500 कर लिया किया हुआ है, तो और कम कर ले रहा हूं मैं, 10⁻−8 कर ले रहा हूं। 500 को ऐसे करके लिख लिया, इसका क्यूब कर दिया, और ये सेंटीमीटर का भी क्यूब हो गया। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.81 g/क्यूबिक सेंटीमीटर। कैलकुलेशन भी आसान करने की कोशिश करेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर गया, ये हो गया 88 + 16y अपॉन 6.022 × 125 × 10⁻−1, क्योंकि 10⁻23 था, वो 10⁻−24 था, तो -24 और 23 10⁻−1 बचा रह गया, ये हो गया। और फिर ये आ गया 1.81। अब अगर ये लिखा हुआ है तो फिर आप देखिए, मल्टीप्लिकेशन करिए, यहां से y निकालिए, ये इधर मल्टीप्लाई करिए, ये इधर मल्टीप्लाई कीजिए, y निकालिए।
सर y अप्रोक्स 3 आ रहा है सर। y अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा, जब आप निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली y की वैल्यू 3 आएगी। अब जब y की वैल्यू 3 आई तो y तो नंबर ऑफ एटम्स हो गए, बट हमें तो चार्ज निकालना था ना। चार्ज तो m पे x था, तो यहाँ y रखिए, फिर y 3 रखिए, तो x कितना आएगा बताइए। बताइए x कितना आएगा, बताइए। हमसे तो चार्ज पूछा था, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4। यानी m पे जो था उस पे चार्ज कितना था? +4 का, ताकि ओवरऑल +6 का चार्ज आया, इसीलिए ऑक्साइड आयन 3 रखने पड़े। इसीलिए 3 ऑक्साइड आयन रखने पड़े, क्योंकि 3 ऑक्साइड आयन पे -6 का चार्ज होगा, और एक M और एक कैल्शियम पे +6 का चार्ज होगा। बताइए, समझ में आया? यस सर। सर एक बार सर Z का बता दीजिए सर, Z क्यों नहीं लिया सर इसमें? देखिए आप समझने की कोशिश की, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ से एक और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर सर मुझको NaCl की डेंसिटी निकालनी होती है, अगर मुझे NaCl की डेंसिटी निकालनी होती है, तो क्योंकि मैं जो मास ले रहा होता हूं वो एक NaCl का ले रहा होता हूं, और एक NaCl के 1 मोल NaCl का मास है 58.5। तो फिर मगर मुझको मालूम है कि रॉक सॉल्ट के अंदर 4 Na है और 4 Cl है, तो मैं उसको Z को लेता हूँ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। बट यहाँ के केस में हम Z1 लेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि हम ऑलरेडी M में वो काउंट कर ले रहे हैं कि उसके अंदर एक कैल्शियम है, उसके अंदर एक जो है वो क्या कहते हैं आपके मेटल है जिसका चार्ज आपके X है, और उसके अंदर O2 माइनस Y है, और Y होने के कारण हमने इसका मास ले लिया 40, इसका मास ले लिया 48, और इसका मास ले लिया 16Y। तो अब Z जब हमने कौन से कितने थे वो ऑलरेडी ले लिया, तो Z की आवश्यकता ही नहीं है, फिर Z को क्या लेंगे? 1 लेंगे सर, आ गया समझ। 1 लेंगे, इसीलिए Z1 ली, क्योंकि वो जो उसका यूज था यार, ये बताता था कि कितने पर्टिकुलर टाइप के सोडियम है, कितने पर्टिकुलर टाइप की क्लोरीन है, तो वो तो सर हमने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर ली ना वो बात। यस सर। इसलिए बात समझ में आई है नहीं? हाँ भाई रजनी बताइए, समझ में आया? जी सर। अंशुल गर्ग जी सर। समझ में आ गया? यस सर। भाई एडवांस लेवल का क्वेश्चन था ये, ठीक है? यही एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। हाँ भाई प्रियांश जी, समझ में आया? यस सर। नहीं आया? जी सर, आ गया। चलिए, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ये टेस्ट में भी डाला था, ठीक? इसका मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है, ग्रुप में भेजा भी था, मगर यहाँ पर जस्ट बता देना चाहता हूँ। पाइक्नोमेट्रिक डेंसिटी, ग्रुप पे इसका वीडियो भी भेजा था मैंने, ये अपने चैनल पे डाला हुआ है। पाइक्नोमेट्रिक डेंसिटी, हेडिंग डाल लीजिए, पाइक्नोमेट्रिक डेंसिटी। पाइक्नोमेट्रिक डेंसिटी, व्हाट इज दिस पाइक्नोमेट्रिक डेंसिटी? क्या लिखा हुआ है भाई, ये क्या है? हाँ भाई कनिष्क उपाध्याय, पढ़िए पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? True practical density of an object. हाँ, तो पाइक्नोमेट्रिक डेंसिटी जो है वो कम होती है एक्सरे डेंसिटी से, क्योंकि एक्सरे डेंसिटी किस पे बेस्ड होती है? ये देखिए क्या लिखा हुआ है, Unit cell
डायमेंशन। हाँ, रीजन क्या है पाइक्रोमेट्रिक डेंसिटी के कम होने का? रीजन क्या है? यानी एक्चुअल डेंसिटी के थ्योरेटिकल डेंसिटी से कम होने का रीजन क्या है? क्या लिखा हुआ है देखिए, empty spaces at lattice points, atoms are missing। हाँ, तो इसीलिए जो पाइक्रोमेट्रिक डेंसिटी होती है वो लेस होती है एक्सरे डेंसिटी से, क्योंकि पाइक्रोमेट्रिक डेंसिटी जो एक्चुअल में डेंसिटी आई है वो निकाल ली है, एक्सरे डेंसिटी बस यूनिट सेल के डायमेंशन को लेके निकाल लिए रही है, और एक्चुअल में थोड़े में डिफरेंस है, क्योंकि क्या पता लैटिस पॉइंट में कोई साइड्स मिसिंग है ही नहीं, इसलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक सर, पाइक्रोमेट्रिक डेंसिटी पढ़िए, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। ट्रू प्रैक्टिकल डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, जो कि हम ट्रू प्रैक्टिकल डेंसिटी यानी जो हमने ऑब्जर्व किया डेंसिटी निकाली। ठीक सर, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मान लीजिए आप 1 किलो मिठाई का डिब्बा लेकर आ रहे हैं, है ना, तो थ्योरेटिकली जो है वो उसमें 1 किलो मिठाई होनी चाहिए, बट पता चला कि लेकर आ रहे थे तो रास्ते में किसी ने निकाल के एक आध दो लड्डू खा लिए, मिसिंग है ही नहीं, तो अब जब घर पे आके देखा और वजन किया तो एक्चुअल में जो लड्डू का मास है वो थोड़ा कम रहा। बात समझ में आई है नहीं? जी सर। तो यहाँ पर भी वही है कि पाइक्रोमेट्रिक डेंसिटी वो है जो हम एक्चुअल में मेजर कर रहे हैं, और एक्सरे डेंसिटी वो है जो यूनिट सेल डायमेंशन से हमने निकाली है। बट होता क्या है कि बिकॉज ऑफ सम एम्प्टी स्पेसेस एट लैटिस पॉइंट जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएगी ना डेंसिटी। तो समझ में आई बात या नहीं? तो इसलिए पाइक्रोमेट्रिक डेंसिटी कम होगी एक्सरे डेंसिटी से। ठीक है, ओके सर। लिखिए, नोट डाउन करिए। सर बोलिए। तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम लोग 1 किलो मिठाई का डब्बा लाए तो उसमें से कुछ खा ली तो बची वो पाइकोमेट्रिक डेंसिटी थी, डेंसिटी है, और जो पहले वाली थी वो एक्सरे डेंसिटी थी। हाँ, जो थ्योरेटिकल है वो आपके एक्सरे डेंसिटी है, और अब जो हम घर पे लाने के बाद में मेजर कर रहे हैं कि भाई कुछ कुछ मिठाई मिसिंग है, और अब जो फाइनल वेट जो हम मेजर कर रहे हैं डिब्बे का वो पाइक्रोमेट्रिक वाली। ओके सर। रीजन उसका यही है कि कुछ मिठाइयां गायब है अपनी जगह से। लिखिए, नोट डाउन करिए। कर लिया तो बताइए, नीचे स्क्रॉल करूंगा फिर। तो कर लिया। बाकी सब लोग भी कर ले। कर लिया हो तो बताइए। देखिए, डेंसिटी ये मास के प्रोपोर्शनल है, तो फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड क्या होगा? ऑक्यूपाइड का मतलब भरा हुआ फ्रैक्शन, कितनी जगह भरी हुई है, उससे हमें खाली जगह पता चल जाएगी। तो पाइक्रोमेट्रिक वाली डेंसिटी डिवाइडेड बाय, मान लीजिए पूरी जगह भरी होगी मिठाई के डिब्बे में, तो पाइक्रोमेट्रिक भी एक्सरे वाले के बराबर ही हो जाएगी। तो अनऑक्यूपाइड खाली जगह फिर कैसे निकल के आ जाएगी? 1 माइनस पाइक्रोमेट्री अपॉन एक्सरे डेंसिटी। ये देखिए, जैसे ऐसे करके समझिए। सपोज करिए कोई हमारे पास में स्वीट बॉक्स मिठाई का डिब्बा है, ये हमारे पास में यहाँ 16 जो है वो क्या कहते हैं लड्डू की जगह है। बट हुआ क्या कि कुछ एक दो लड्डू जो थे वो यहाँ से गायब कर दिए गए, किसी ने खा लिए रास्ते में, घर में लाते में ही जो है वो गायब कर दिए, या कोई दुकान से ही डिफेक्टेड आया।
तो अब अगर मैं यहाँ पर रेशियो निकालूंगा कि कितनी जगह भरी हुई है, ऑक्यूपाइड स्पेस, तो ऑक्यूपाइड स्पेस क्या होगा भाई कि डेंसिटी जो कि ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो कि थ्योरेटिकल है, क्योंकि ऑब्जर्व कर रहा हूं 14 के करस्पॉन्डिंग और थ्योरेटिकल है 16 के करस्पॉन्डिंग। तो ये चीज समझ में आ रही है या नहीं बताइए? मिठाई वाले एग्जाम्पल समझ में आ रहा है या नहीं बताइए? बताइए प्लीज, समझ में आ रहा है या नहीं? अरे बोलिए भाई बोलिए। तो ये फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड है, ये पाइक्रोमेट्रिक अपॉन एक्सरे। तो अनऑक्यूपाइड वाला फिर कितना होगा? 1 माइनस पाइक्रोमेट्रिक अपॉन एक्सरे डेंसिटी। अनऑक्यूपाइड वाला 1 माइनस पाइक्रोमेट्रिक अपॉन एक्सरे डेंसिटी। यानी मैं ये पूछूंगा, ये तो भाई भरी हुई जगह आई, कोई पूछा खाली जगह कितनी थी, तो खाली जगह तो 2 थी ना 16 में से, तो वो ऐसे निकल के आ जाएगा 1 माइनस 14 अपॉन 16, तो 2 अपॉन 16 आ गया खाली जगह डिवाइडेड बाई टोटल। ठीक, अब ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड ये है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए भाई, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नोट डाउन करिए। हाँ भाई, यश शुक्ला सवाल पढ़िए। The pyconometric density of sodium chloride crystal is 2.165 into 10 raised to power 3 kg per meter cube, while its X-ray density is 2.178 into 10 raised to power 3 kg per meter cube. The fraction of unoccupied sites in sodium chloride crystal is. करिए, कोशिश कीजिए, अनऑक्यूपाइड साइड निकालने की कोशिश कीजिए। भाई लिखा, नोट डाउन किया? यस सर। चलिए, अब यही इसी को ही यहीं पे हमने सॉल्व किया है। अनऑक्यूपाइड फ्रैक्शन पूछा है, तो 1 माइनस ये वाली डेंसिटी अपॉन दिस, ये हो जाएगा 5.96 इंटू 10 की पावर माइनस, ये आंसर हो जाएगा। जी सर। ठीक, समझ में आया? सर 1 में से माइनस क्यों करते हैं? 1 में आप खुद देखिए कि मैं आपको, ये तो भरी हुई जगह थी, मैं आपसे पूछता, बताओ कितने लड्डू की जगह खाली थी, तो आपका क्या आंसर होता? 2। कितने लड्डू की जगह खाली थी तो क्या आंसर होता बताइए?
2 लड्डुओं की जगह खाली थी। हाँ, 2 की जगह खाली थी, तो 2 आउट ऑफ 16 2 की जगह खाली थी, तो 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं ना, हाँ यस इसलिए किया है। ओके सर। चलिए भाई, ये बैक एक्सरसाइज वाले हो गए। कोई इंटेक्स्ट किसी क्वेश्चन में डाउट है, इंटेक्स्ट वाले में किसी में डाउट है, या पीछे बैक एक्सरसाइज में कोई बचा रह गया, बताइए। बताइए प्लीज। नो सर। चलिए, इंटेक्स्ट में कोई, इंटेक्स्ट के क्वेश्चन में किसी में कोई डाउट इंडिविजुअली बता दीजिए, मैं यहीं पे ले लूंगा किसी इंटेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट हो। सर 1.15। 1.15 इंटेक्स्ट। और बताइए। बताइए भाई, 1.15 बोला है, बोलिए इंटेक्स 1.15। बताइए बताइए, या तो ट्राई नहीं किया है या फिर सब हो गए। डन सर। 1.15। हाँ सर, एचसीपी के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, बताइए। एचसीपी के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, बोलिए। अरे भाई कुछ पूछ रही है। एचसीपी के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ये तो कॉपी में करवाया हुआ है, नोटबुक में देख के ही बताइए। सर 6। 6। तो अब 6 होते हैं तो वही वाली कहानी है, 6 होते हैं तो ओवी कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 6, और टीवी कितने होंगे, उसके दुगने 12। यहां पर 6 होंगे, यहां पर 12 होंगे। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स 0.5 मोल में टोटल वॉइड्स कितने होंगे, तो सर अब 0.5 मोल में आप पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए, मतलब ये तो 18 हो गए, तो एक यूनिट सेल में तो 18 वॉइड्स हैं, तो 0.5 मोल में कितने होंगे, 0.5 इंटू Na इंटू 18। बात समझ में आ रही है या नहीं, बोलिए। यस सर। यस सर। ये होगा। अच्छा, फिर ये पूछा उनमें से टेट्राहेड्रल कितने होंगे, तो टेट्राहेड्रल होंगे 0.5 इंटू Na इंटू 12, इतने टीवी होंगे, रिमेनिंग ओवी होंगे। बात समझ में आई। सर
और बताइए प्लीज। अब देखिए यहाँ के बाद से अब जो है वो कंप्लीटली आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने हैं। मॉड्यूल बोल रहा हूँ जो हमने बुक दी हुई है, वो जितने क्वेश्चन करेंगे उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और उतना फायदा मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो जितने क्वेश्चन करेंगे उतना फायदा मिलेगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसकी हेडिंग डालिए एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। हेडिंग डालिए प्लीज, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। सो प्लीज राइट द हेडिंग। वी स्टिल हैव अराउंड 11 मिनट्स एट आवर डिस्पोजल। इस आर्टिकल को कर लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ओनली फॉर कंपटीशन। इसका बोर्ड एग्जाम से लेना देना नहीं है, तो ये लिख लीजिए ओनली फॉर कंपटीशन। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हेडिंग डाल लेंगे। हेडिंग डाल ली तो बताइए, फिर डिस्कशन स्टार्ट कराएं। डल गई भाई हेडिंग? यस सर। अब देखिए सबसे पहले जो है वो सिमेट्री का में क्या चीज है, सबसे पहले चीज आ रही है जिसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इन शॉर्ट नोन एज POS। POS ठीक। POS प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी प्लेन। Cutting the unit cell into two equal half। एक इमेजिनरी प्लेन जो कि यूनिट सेल को दो बराबर भागों में बांट देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये डेफिनेशन लिखिए तो फिर मैं फिगर आपको दिखाना स्टार्ट करूंगा। लिखा भाई, लिखा? यस सर। ये देखिए अभी हम किसको बोल रहे हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये देखिए कि अगर जैसे यूनिट सेल था, ये एक इमेजिनरी प्लेन है, ऐसे करके इसने दो इक्वल भाग में काट दिया। ये इमेजिनरी प्लेन है, दो इक्वल भाग में काट दिया। ये ऐसे करके है, दो इक्वल भाग में काट दिया। तो इन तीन को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये देखिए तीन रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। देयर आर 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। There are 3 rectangular plane of symmetry। बात समझ में आई? There are 3 rectangular plane of symmetry। देखिए आपको तीनों डायग्राम भी है, आप चाहे बना भी सकते हैं शॉर्ट में, नहीं तो वीडियो तो रहेगा ही, कभी भी बाद में देख सकते हैं। अगर मैं इनफैक्ट इसका जो है वो इसका मैं आपको स्नैपशॉट भी भेज दूंगा, ये इसकी पूरी PDF भी भेजूंगा, डोंट वरी। अभी यहाँ पे बस देखिए रफ में बन जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल बी सेंडिंग द PDF ऑफ दिस पेज। टेंशन मत लीजिए। ये तीनों क्या होगा? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ रेक्टेंगल टाइप के दिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बताइए भाई, ठीक है?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक, फिर प्लेन ऑफ, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये देखिए, ये बॉडी डायगोनल के अलोंग है ऐसे करके, एक ये, एक ऐसे करके, एक ये ऑपोजिट एजेस को मीट करते हुए, ऑपोजिट एजेस को मीट करते हुए, अगर एक ये वाली एज है तो दूसरी ये वाली एज है, ये ऑपोजिट, एक ये वाली एज है तो ये वाली एज है, ऑपोजिट एजेस को मीट करते हुए। तो ऐसे 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री और हैं जो कि 2 इक्वल पार्ट पे काट रहे हैं ऑपोजिट एजेस को मीट करते हुए। तो ये ऐसे 6, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, मगर ये क्या कहलाते हैं? डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। सर लेकिन अपोजिट एज तो वो वाली भी हो सकती है ना उसी प्लेन की। सर उसी प्लेन की जो एज होगी वो आपके अपोजिट जो होनी चाहिए वो डायगोनली अपोजिट होनी चाहिए, फेस डायगोनल के अपोजिट के अलोंग अपोजिट होनी चाहिए। जैसे अगर ये है तो इसके अपोजिट ये हो गई, ये आपके उसी फेस में अपोजिट है। यहाँ पर हम जो अपोजिट जिसकी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि ये अगर ये यहाँ पर है तो अपोजिट एज जो अलोंग दी बॉडी डायगोनल अपोजिट, अगर ये है मान लीजिए जैसे ये था, तो इसके अपोजिट एज अलोंग दी बॉडी डायगोनल अपोजिट इधर इधर गए थे, ये नीचे वाली आई। ओके सर। इसीलिए तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहला रहा है। तो ये देखिए हम जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। तो 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हो गए? बताइए बताइए, टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हो गए? बोलिए भाई। 9। अब यहां पर आ रहे हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगली चीज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बहुत से लोग एक और नाम भी देते हैं इसको, रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो ये क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री या रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हेडिंग डालिए इसकी। व्हाट डू मीन बाय एक्सिस ऑफ सिमेट्री या रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हेडिंग डालिए। डाल ली भाई, हेडिंग डाल ली? Yes, sir. चलिए, ये देखिए इसकी क्या डेफिनेशन है। लिखिए, इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस पढ़िए भाई, प्रियांशी पढ़िए क्या लिखा हुआ है। It is an imaginary straight line about which, if the crystal is rotated, it will present the same appearance more than once during the complete revolution. हाँ, तो बस इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन को मैंने थोड़ा सा और एक क्लैरिटी वाला वर्ड दे दिया है, इमेजिनरी एक्सिस। तो वही लिख लीजिए, इमेजिनरी एक्सिस अबाउट विच
if the crystal is rotated, imaginary axis about which, if the crystal is rotated, it will present the same appearance more than once, during one complete revolution. लिख लिया। चलिए ठीक, अब देखिए इसमें अलग अलग एक्सिस जो है वो क्या कहते हैं, रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहते हैं, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। टोटल रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13 होते हैं, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, इसलिए टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हो जाते हैं, क्योंकि अभी आपकी एक दूसरी क्लास भी होगी, तो ये हम अगली क्लास में देख लेंगे। एक आध क्वेश्चन भी ले लेंगे इस पे, यहीं पे एक आध सवाल भी ले लेंगे। सर इसकी पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ, जब अभी करा देंगे तो पीडीएफ भी भेज देंगे, बिल्कुल। Okay, then we'll continue our discussion in the next class. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.